Assalamu alaikum students, a very good morning to you all. I hope you all are fine and doing great. So you are done with sympathomimetics and today we'll be starting alpha blockers or alpha antagonists. Let's check out today's learning objectives first. By the end of today's lecture, you should be able to classify alpha blockers, write down their clinical uses and adverse effects, and write a note on epinephrine reversal. So keep your notebooks and pens by your side and write down the important points being told to you during the lecture. And I'll be asking you a few questions during lecture. You need to write down their answers and submit them for your attendance in your WhatsApp groups. So let's get started. So alpha receptors are basically of two types, alpha 1 and alpha 2. ठीक है, जब भी कोई alpha 1 का नाम ले आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आनी चाहिए? ब्लड वेसल्स, आर्टीरियोल्स भी और वेन्स भी. ठीक है, दोनों में अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं. तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन आपको याद रखनी है अल्फा 1 की, वो है वेस्कुलर स्मूथ मसल. ठीक है, आर्टीरियोल्स के भी वेन्स के भी. उसके बाद आ जाता है प्रोस्टेट, बेस ऑफ द ब्लैडर और प्रोस्टेट के स्मूथ मसल्स वो आ जाते हैं. फिर डायलेटर प्यूपिली मसल या रेडियल मसल ऑफ द आइरिस. ठीक है, एंड पाइलोमोटर स्मूथ मसल. तो ये जो चार लोकेशंस हैं, जब भी अल्फा 1 का जिक्र हो आपके माइंड में आनी चाहिए. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहले आनी चाहिए वो वेस्कुलर स्मूथ मसल है. एंड रिमेंबर बोथ वेन्स एंड आर्टीरियोल्स, और सेकंड इज प्रोस्टेट. ठीक है, उसके बाद आता है ये रेडियल मसल ऑफ द आइरिस और पाइलोमोटर स्मूथ मसल. तो सेकंड मैसेंजर सिस्टम आपने पढ़ा, अल्फा 1 जो है और अल्फा 2 दे बोथ आर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स. तो अल्फा 1 के साथ कौन सी जी प्रोटीन होती है? GQ. और अल्फा 2 के साथ GI. सो अल्फा 1 GQ कपल्ड है, तो उसका सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म क्या होगा कि IP3 और डैग को ये इंक्रीज करेंगे. और IP3 इंक्रीज होता है तो फिर कैल्शियम जो इंक्रीज होती है, कैल्शियम ज्यादा होगी तो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी स्मूथ मसल्स की. इसीलिए वेस्कुलर स्मूथ मसल की ये कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, यानी वेजो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं. वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा. ये नॉर्मली जो अल्फा रिसेप्टर पे होता है हम उसकी बात करें. फिर प्रोस्टेट में भी प्रोस्टेट के स्मूथ मसल्स की भी कॉन्ट्रैक्शन कराता है. रेडियल मसल ऑफ द आइरिस की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तो क्या होगा? प्यूपिल की डायलेशन होगी, यानी मिड्रियासिस कराता है. और पाइलोमोटर स्मूथ मसल्स जो हैं, इरेक्टर पाइला मसल, उनकी कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तो इरेक्शन ऑफ हेयर कराता है, जिससे गूज बम्प्स होते हैं. तो अल्फा 1 रिसेप्टर के ये आपने देख लिया कि उनकी लोकेशंस हैं और एक्शंस क्या होंगे इनके सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म की वजह से. नेक्स्ट आते हैं अल्फा 2 पे. अल्फा 2 का जो आपने बेसिकली याद रखना है वो एड्रिनर्जिक एंड कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल्स में प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इट इनहिबिट्स द ट्रांसमिटर रिलीज. ठीक है, तो अल्फा 2 अगर एड्रिनर्जिक न्यूरॉन का अल्फा 2 रिसेप्टर है प्री साइनेप्टिक वाला, तो वो क्या करेगा? नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज को इनहिबिट करेगा जब स्टिमुलेट होगा. ठीक है, और कुछ वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में भी होते हैं, फैट सेल्स में होते हैं, जहां इनहिबिट करेगा लाइपोलिसिस, और प्लेटलेट्स में इनहिबिट करेगा एग्रीगेशन. ये GI कपल्ड होता है, साइक्लिक AMP को कम करता है, तो इससे इनहिबिटरी एक्शंस आपके माइंड में आनी चाहिए. और मेन इसमें जो आपने याद रखना है कि इट विल इनहिबिट द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, जो प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स हैं. फिर आप क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. तो क्लासिफाई हम इनको करते हैं नॉन सिलेक्टिव में, अल्फा 1 सिलेक्टिव और अल्फा 2 सिलेक्टिव में. नॉन सिलेक्टिव है तो ऑब्वियसली इट विल ब्लॉक बोथ अल्फा 1 एंड अल्फा 2. अल्फा 1 सिलेक्टिव जो है उनका जो ब्लॉकेड है वो ज्यादा होगा फॉर अल्फा 1 एज कम्पेयर टू अल्फा 2, और अल्फा 2 का जो है वो अल्फा 2 के लिए ज्यादा होगा. अब इसका मतलब ये नहीं होता कि जो अल्फा 1 सिलेक्टिव है वो अल्फा 2 को ब्लॉक नहीं करेगा, लेकिन इसकी सिलेक्टिविटी अल्फा 1 के लिए इतनी ज्यादा होती है जैसे कोई 1000 टाइम्स ज्यादा होगी अल्फा 2 से. तो उसको हम नेग्लिजिबल कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, इसलिए हम इसको अल्फा 1 सिलेक्टिव और अल्फा 2 सिलेक्टिव कह रहे होते हैं. तो नॉन सिलेक्टिव में जो दो नाम आपने याद रखने हैं वो हैं फेंटोलामीन और फिनॉक्सीबेंजामीन. फेंटोलामीन की सिलेक्टिविटी अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों के लिए इक्वल है, और फिनॉक्सीबेंजामीन जो है उसकी अल्फा 1 के लिए सिलेक्टिविटी ज्यादा है लेकिन अल्फा 2 को भी करता है. ठीक है, फेंटोलामीन इज रिवर्सिबल ब्लॉकर एंड फिनॉक्सीबेंजामीन इज इरिवर्सिबल ब्लॉकर. और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ब्लॉकर्स आप पढ़ चुके हो. रिवर्सिबल वाले कंपैटिटिव एंटागोनिज्म होता है और इरिवर्सिबल का नॉन कंपैटिटिव एंटागोनिज्म होता है. मतलब अगर आप फेंटोलामीन दे रहे हो और आप एगोनिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा करते हो तो वो ब्लॉकेट जो है वो रिवर्स हो जाएगा, लेकिन फिनॉक्सीबेंजामीन जो है वो इरिवर्सिबल ब्लॉकर है तो इसका रिवर्स नहीं हो सकता.
और फिर अल्फा 1 सिलेक्टिव में जो आपने नाम याद रखने हैं, प्रेजोसिन, डॉक्सेजोसिन, टेरेजोसिन, एल्फ्यूजोसिन, टेम्सुलोसिन और साइलोडोसिन। टेम्सुलोसिन और साइलोडोसिन को इसलिए याद रखना इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये दे आर फर्दर सिलेक्टिव फॉर अल्फा 1A सब टाइप। ठीक है, अल्फा 1A की भी फर्दर सब टाइप्स होती हैं, अल्फा 1A, अल्फा 1B, अल्फा 1D। जो 1B होती है वो ब्लड वेसल्स में ज़्यादा होते हैं, अल्फा 1A जो है उसकी सिलेक्टिविटी जो है वो अल्फा 1A ज़्यादा होते हैं इन द ब्लैडर एंड प्रोस्टेट। तो टेम्सुलोसिन और साइलोडोसिन की ज़्यादा सिलेक्टिविटी है फॉर अल्फा 1A। ये पॉइंट आपने याद रखना है, आगे आपको इसकी जो क्लिनिकल एप्लीकेशन है वो हम बताएंगे। ठीक है, फिर अल्फा 2 सिलेक्टिव है यूहिम्बीन, और एक ड्रग है रोवलसिन। रोवलसिन सिर्फ रिसर्च ड्रग है, उसका कोई अभी क्लिनिकल यूज नहीं है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन आपने इसकी याद करनी है। इसमें आपको रिलेटिव सिलेक्टिविटी बताएगी, ये रिसेप्टर एफिनिटी के रिलेटिव। जैसे अब देखो हमने बात की थी कि अल्फा 1 सिलेक्टिव जो है प्रेजोसिन, टेरेजोसिन, डॉक्सेजोसिन, उसकी देखो कितने टाइम्स ज़्यादा सिलेक्टिविटी है अल्फा 1 की एज कम्पेयर टू अल्फा 2, इसलिए हम उसको अल्फा 1 सिलेक्टिव कहते हैं। ठीक है, देखो कितना ज़्यादा ये सिलेक्टिव है फॉर अल्फा 1। इसी तरह फिनॉक्सीबेंजामीन की हमने बात की थी कि अल्फा 1 की सिलेक्टिविटी ज़्यादा है अल्फा 2 से, मगर इन दोनों के कंपैरिजन में अगर देखो आप तो इसलिए इसको हमने नॉन सिलेक्टिव में डाला हुआ है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी सिलेक्टिविटी ज़्यादा है अल्फा 1 के लिए। फेंटोलामीन की इक्वल है। और यूहिम्बीन, टोलेजोलिन जो है अल्फा 2 को ज़्यादा ब्लॉक करते हैं। और मिक्स्ड एंटागनिस्ट होते हैं लेबिटोलॉल, कार्बिडोलॉल, जो बीटा रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करते हैं और अल्फा रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करते हैं। तो इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स देख लेते हैं कि ओरल एज वेल एज parenteral preparations are available of the drugs, but phentolamine is rarely given orally. Phentolamine क्या थी? नॉन सिलेक्टिव। फिनॉक्सीबेंजामीन हैज़ अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, 14 से 48 आवर्स तक होता है, बिकॉज इट इज एन इरिवर्सिबल ब्लॉकर। Phentolamine has a duration of action of 2 to 4 hours when used orally and 20 to 40 minutes when given parenterally. Prazosin and other alpha 1 selective blockers act for 8 to 24 hours. इनमें सबसे शॉर्ट एक्टिंग Prazosin होता है और लॉन्गेस्ट एक्टिंग जो है वो Doxazosin है। ठीक है, अल्फा 1 सिलेक्टिव में से। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप देख लो, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सिर्फ इसमें फिनॉक्सीबेंजामीन है जो इरिवर्सिबली ब्लॉक करता है अल्फा रिसेप्टर्स को, बाकी सब जो हैं दे आर कंपैटिटिव इंटैगनिस्ट्स। ठीक है, सो फिनॉक्सीबेंजामीन बाइंड्स कोवलेंटली टू द अल्फा रिसेप्टर, thereby producing an irreversible blockade, whereas the other agents are competitive antagonists. ठीक है, तो फिनॉक्सीबेंजामीन और फेंटोलामीन जो है नॉन सिलेक्टिवली ब्लॉक करते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 को, जिसमें से फिनॉक्सीबेंजामीन इरिवर्सिबली ब्लॉक करता है और फेंटोलामीन रिवर्सिबली ब्लॉक करता है। और बाकी प्रेजोसिन, डॉक्सेजोसिन, टेरेजोसिन, टेम्सुलोसिन जो हैं वो अल्फा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर्स हैं और कंपेटिटिव ब्लॉकेड होता है उनका। और यूहिम्बीन का अल्फा 2 को ब्लॉक करता है कंपेटिटिवली। ठीक है, और फिनॉक्सीबेंजामीन का यहाँ पर आपने एक और पॉइंट याद रखना है कि अपार्ट फ्रॉम ब्लॉकिंग अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर्स, इट ऑल्सो ब्लॉक्स H1 रिसेप्टर्स जो हिस्टामीन के रिसेप्टर्स हैं, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, वो मस्करिनिक रिसेप्टर जो हैं, उसके अलावा सेरोटोनिन रिसेप्टर। ठीक है, तो उसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है वो हम आगे देखते हैं, लेकिन फिनॉक्सीबेंजामीन जो है वो अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने के अलावा हिस्टामीन, मस्करिनिक और सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर रहा है। आप देख लो कि कोवलेंटली जो है ये ब्लॉक करता है फिनॉक्सीबेंजामीन। ठीक है, अपने रिसेप्टर को इरिवर्सिबली। एंड फिर क्या, अगर कोई ड्रग इरिवर्सिबली ब्लॉक करती है रिसेप्टर को, द ओनली वे टू ओवरकम द एंटागनिज्म क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ न्यू रिसेप्टर्स। ठीक है, इसीलिए इसका इतना लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, क्योंकि जब तक नए रिसेप्टर्स जो हैं वो बॉडी सिंथेसाइज नहीं करेगी तब तक जो एगनिस्ट है वो अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, और जो कंपैटिटिव एंटागनिज्म होता है उसका इफेक्ट जो इट कैन बी सरमाउंटेड बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एगनिस्ट। अब हम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देख लेते हैं, अलग अलग देखेंगे, नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर्स के और फिर सिलेक्टिव ब्लॉकर्स के। ठीक है, सो नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर्स जो हैं जैसे फिनॉक्सीबेंजामीन और फेंटोलामीन है। सबसे पहले हम देखेंगे उनका इफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। उनके ब्लड वेसल्स में हमने देखा था कि मेनली उनका एक्शन कहाँ है? ब्लड वेसल्स पे। सो दे रिड्यूस द आर्टीरियोलर एंड वीनस टोन एंड दस डिक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, अल्फा 1 रिसेप्टर्स का हमने बात की थी कि मेन लोकेशन उनकी क्या है? आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स
आर्टरीज और वेन्स जो है वहाँ पर वो मेनली होते हैं और वेजो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं, ठीक है, उनकी स्टिमुलेशन हो। तो अगर उनको ब्लॉक कर दोगे तो क्या होगा कि वेजो डायलेशन होगी, ठीक है, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी कम होगा, ब्लड प्रेशर भी कम होगा। दे ऑल्सो कॉज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का दूसरा नाम पोस्चरल हाइपोटेंशन भी होता है। और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या पोस्चरल हाइपोटेंशन होती क्या है कि जब बंदा अपनी पोजीशन चेंज करता है, जैसे सिटिंग पोजीशन से वो स्टैंडिंग पोजीशन में जाएगा या लेटा हुआ है उससे वो बैठेगा, तब उसका ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल करेगा। और ये क्यों होता है? जैसे ही हम खड़े होते हैं ग्रेविटी जो है वो पुल करेगी ना ब्लड को डाउनवर्ड्स। तो वेन्स जो होती हैं दे आर कैपेसिटेंस वेसल्स। तो हमारी लेग्स में जो वेन्स हैं और जो आर्टीरियोल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि ब्लड जो है वो नीचे पूल ना हो और वापस ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। अब आप ये सोचो अगर वो वाले जो वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाएंगी तो पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाएगी सारी नीचे, ठीक। तो ब्रेन को भी ब्लड नहीं जाएगा तो पर्सन को डिजीनेस होगी, ब्लड प्रेशर जो है वो भी कम हो जाएगा, वेजो डायलेशन हो रही है, तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं उसको, ठीक है। अब जब ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगी तो बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ज़्यादा करेंगे तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होगा। तो आपको समझ में आ गई कि एक ब्लड प्रेशर कम क्यों हो रहा है, क्योंकि पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो रही है वेजो डायलेशन की वजह से, फिर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्यों हो रही है और रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया क्यों हो रहा है। एक पॉइंट जो यहाँ पर आपने याद रखना है कि टैकीकार्डिया इज मोर मार्क्ड विद द नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स। क्यों? क्योंकि ये अल्फा 2 को भी ब्लॉक कर रहे हैं और हमने अभी बात की थी कि अल्फा 2 जो प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स हैं जो कि हार्ट में भी हैं वो क्या करेंगे, नॉरएपिनेफ्रीन की रिलीज को ज़्यादा करेंगे, क्योंकि अल्फा 2 का नॉर्मली काम क्या है, नॉरएपिनेफ्रीन की रिलीज को इनहिबिट करना, जो प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर है। तो जब आप उसको ब्लॉक कर दोगे तो नॉरएपिनेफ्रीन का रिलीज ज़्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से हार्ट रेट ज़्यादा होगा, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा और इस वजह से टैकीकार्डिया इनसे ज़्यादा होगा। जो नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर्स हैं ये टैकीकार्डिया दो तरह से करें, एक तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो ही रहा है और एक डायरेक्टली हो रहा है बाय इंक्रीजिंग द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रीन, ठीक है। देखो यहाँ पर ये देख लो, ये अल्फा 2 प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर है, ठीक है। जैसे जो हार्ट का एड्रिनर्जिक न्यूरॉन है वहां पर अगर आप इसकी बात करो तो इसने क्या करना था, नॉरएपिनेफ्रीन की रिलीज को इनहिबिट करना था। अब आपने इसको ब्लॉक कर दिया तो नॉरएपिनेफ्रीन की रिलीज ज्यादा होगी, और रिलीज ज्यादा होगी तो आपको पता है नॉरएपिनेफ्रीन का पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट है, तो हार्ट रेट ज्यादा होगा, कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा, इसीलिए टैकीकार्डिया इनसे ज्यादा हो रहा है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि why non-selective alpha blockers produce more tachycardia as compared to alpha 1 selective। अब वो क्यों है आपको पता लग गया कि एक तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया भी हो रहा है और ये डायरेक्ट जो है हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ इनहिबिशन ऑफ द प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर्स। सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स भी सीवीएस पे क्या करेंगे, दे विल डिक्रीज ब्लड प्रेशर, जैसे हमने बात की थी, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगा वेजोडाइलेशन की वजह से, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन करेंगे, बट दे विल कॉज मच लेस reflex tachycardia than the non-selective alpha blockers because they block vascular alpha 1 receptors much more effectively than the alpha 2, ठीक है। ये alpha 2 को नहीं कर रहे हैं इतना ब्लॉक, तो इस वजह से सिर्फ रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होगा, दूसरा वाला टैकीकार्डिया उसमें ऐड नहीं होगा। तो आप इसको इस तरह सोच सकते हो कि आप दो पेशेंट हैं, एक को आपने दी फेंटोलामीन और एक को आपने दी प्रेजोसिन, ठीक है। तो फेंटोलामीन खाने के बाद उसका अगर हार्ट रेट पहले पेशेंट का था लाइक 80, दोनों पेशेंट्स का, तो फेंटोलामीन वाले का अब हो गया होगा 140 और जो प्रेजोसिन वाला है उसका होगा 120। तो अगर आपसे कोई रीज़न पूछे कि दोनों में टैकीकार्डिया का डिफरेंस क्यों है, कि एक में जो है इट इज़ 120 और दूसरे में इट इज़ 140 और 160, तो आप बताओगे कि रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया तो ये करता ही है, लेकिन जो नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर्स हैं वो अल्फा प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने की वजह से नॉरएपिनेफ्रीन का रिलीज ज़्यादा करें, उसकी वजह से भी टैकीकार्डिया हो रहा होता है। अब अदर इफेक्ट्स देख लेते हैं। आइज में अभी हमने बात की थी कि ये होता है रेडियल मसल ऑफ द आइरिस पे और उसको स्टिमुलेट करके अल्फा रिसेप्टर से क्या होता है, मिड्रियासिस, ठीक है। तो जब आप उसको ब्लॉक कर दोगे तो सिंपैथेटिक सिस्टम वाला आपने ये ब्लॉक कर दिया तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डोमिनेट कर जाएगा, तो पैरासिम्पैथेटिक का इफेक्ट आइज पर क्या आता है, वो मियोसिस कराते हैं, तो इसलिए मियोसिस होगा। और जो नेजल म्यूकोजा की ब्लड वेसल्स हैं उनकी डायलेशन होगी तो नेजल कंजेशन होगी, और प्रोस्टेट के स्मूथ मसल्स को भी ये रिलैक्स करता है जिसकी वजह से इट डिक्रीजेज द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ यूरिन। तो बीपीएच के पेशेंट्स में हम इसको यूज कर सकते हैं, यूरिनरी रिटेंशन नहीं होने देगा। अच्छा,
अब है एपिनेफ्रीन रिवर्सल। इस पे आपको एग्जाम में नोट आ जाता होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रिवर्सल फिनोमिना ऑफ डेल। ठीक है, एपिनेफ्रीन रिवर्सल क्या है? रिवर्सल है तो मतलब कि एपिनेफ्रीन का जो इफेक्ट आना था वो उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे ये सोचो आप लोग कि एपिनेफ्रीन जो है ब्लड प्रेशर पे उसका क्या इफेक्ट आता है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती थी ना, तो अब एपिनेफ्रीन रिवर्सल है तो इसका मतलब एपिनेफ्रीन ब्लड प्रेशर कम कर रही है। सो एपिनेफ्रीन रिवर्सल क्या है? इट इज द कन्वर्जन ऑफ द प्रेशर रिस्पॉन्स ऑफ एपिनेफ्रीन टू अ डिप्रेसर रिस्पॉन्स। ठीक है, प्रेशर रिस्पॉन्स मतलब ब्लड प्रेशर ज्यादा करने वाला, डिप्रेसर ब्लड प्रेशर कम हो गया। तो प्रेशर रिस्पॉन्स क्यों आ रहा था? ऑब्वियसली अल्फा स्टिमुलेशन की वजह से। अभी हमने बात की कि ब्लड वेसल्स में होते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, टू अ डिप्रेसर रिस्पॉन्स। और ये डिप्रेसर रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है? क्योंकि एपिनेफ्रीन बीटा 2 रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करती है, और बीटा 2 जो है वो स्केलेटल मसल वाली ब्लड वेसल्स में होते हैं, और वहाँ वो वेजो डायलेशन करते हैं, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होता है। सो दिस phenomena is caused by alpha blockers जैसे फेंटोलामीन which will unmask the beta 2 effects of epinephrine। वैसे तो जब आप एपिनेफ्रीन दो तो वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज ही करती है, क्योंकि बाकी सारा वेजो कंस्ट्रिक्शन वगैरह की वजह से। लेकिन अगर आपने उसके साथ एक अल्फा ब्लॉकर दे दिया तो उसने एपिनेफ्रीन के अल्फा रिसेप्टर्स वाले एक्शंस को तो ब्लॉक कर दिया, तो एपिनेफ्रीन सिर्फ बीटा वाले एक्शंस प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो बीटा 2 पर जब एक्ट करेगी तो वो वेजो डायलेशन करेगी और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। This phenomena is occasionally seen as an unexpected effect of drugs for which alpha blockade is an adverse effect। ठीक है, अब जब आप एंटीसाइकोटिक्स एंटीहिस्टामीन्स पढ़ोगे तो वो अपने रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने के अलावा अल्फा रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती हैं। ठीक है, तो अगर आप वो ड्रग्स जो हैं उनको भी एपिनेफ्रीन के साथ दे दो तो यही वाला फिनोमेना आएगा। सो डेल ने जो है ये एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए इसको फिनोमेना ऑफ डेल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इट इज ब्लड प्रेशर लोवरिंग इफेक्ट ऑफ नॉरएपिनेफ्रीन जो है वो आ जाता है। क्यों? बिकॉज व्हेन इट इज गिवन विद एन अल्फा ब्लॉकर। ठीक है, सो एपिनेफ्रीन जो है वो स्टिमुलेट करता है अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 रिसेप्टर्स। ये अभी आप लोग ने सिंपैथोमाइमेटिक्स में देखा कि एपिनेफ्रीन सारे रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा एड्रिनर्जिक, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रीन किस पे एक्ट करता है? सिर्फ अल्फा 1 अल्फा 2 और बीटा 1। ठीक है, वो बीटा 2 पर एक्ट नहीं करेगा। आइसोप्रोटेरेनॉल सिर्फ बीटा पे एक्ट करता है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। और फिनाइलेफ्रीन सिर्फ अल्फा 1 अल्फा 2 पे एक्ट करता है। ठीक है, और ये सारी ड्रग्स जो हैं दे आर सिंपैथोमाइमेटिक्स। अब सोचो ये सिंपैथोमाइमेटिक्स हैं, इन सब ने ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना है, और वो मेनली किसकी वजह से हो रहा है? ये अल्फा वाले एक्शन की वजह से। ठीक, अब आपने एक्सपेरिमेंटल एनिमल को पहले जब एपिनेफ्रीन दिया, आपने देखा कि वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देती है, बेसलाइन से ज्यादा हो जाता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, फिर उस आपने देखा कि अगर आप अल्फा ब्लॉकर्स के बाद दो एपिनेफ्रीन तो फिर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। जबकि नॉर एपिनेफ्रीन के साथ क्या होगा कि जब आपने अल्फा ब्लॉकर्स के बगैर दिया है तो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा, लेकिन जब अल्फा ब्लॉकर्स के साथ दिया है तो ब्लड प्रेशर जो बेसलाइन पे जितना है उतना ही रहेगा, वो कम नहीं होगा, क्योंकि इसका तो बीटा 2 वाला एक्शन है ही नहीं। इसी तरह आइसोप्रोटेरेनॉल भी जो है वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, जो ब्लड प्रेशर पे उसका इफेक्ट आने हुए, क्योंकि अल्फा के ऊपर एक्ट ही नहीं करती। आप अल्फा ब्लॉकर के साथ दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और फिनाइलेफ्रीन जो है वो भी बेस लाइन पर रहेगा ब्लड प्रेशर। ठीक है, जो इंक्रीज हुआ होगा वो कम हो जाएगा। अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये जो डेल की एक्सपेरिमेंट है वो है, इसमें क्या दिखा रहे हैं कि फेंटोलामीन का इफेक्ट जो है वो क्या आएगा ऑन ब्लड प्रेशर। ठीक है, इन डॉग, ये डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट की थी, तो ये उसके ब्लड प्रेशर की रिकॉर्डिंग्स हैं। अच्छा अब देखो, ये उसका बेसलाइन यानी नॉर्मल कितना है 135/85, उसको फेंटोलामीन दी, फेंटोलामीन इज अल्फा ब्लॉकर, तो ये क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को कम कर देगा, तो इसने 128/50 कर दिया। ठीक है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों कम किया, और रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया भी किया। देखो 160 से 200 हो गए, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से। फिर अगर एपिनेफ्रीन का इफेक्ट देखा उसने कि एपिनेफ्रीन दें तो 135/90 अगर नॉर्मल था बेसलाइन, तो वो 190/124 हो गया। ठीक है, उसने सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों को इंक्रीज किया।
अब उसने देखा कि एपिनेफ्रीन को अगर दिया आफ्टर फेंटोलामीन के जो डॉग था उसका पहले बेसलाइन ले लिया 125/85 है, उसके बाद दिए जी उसको फेंटोलामीन और फिर अब दिए एपिनेफ्रीन, तो फिर आप देखो कि वो 100/35 हो गया। ठीक है, ये जो प्रेशर रिस्पॉन्स था एपिनेफ्रीन का, इट इज कन्वर्टेड इनटू डिप्रेसर रिस्पॉन्स, ब्लड प्रेशर कम हो गया है। इसमें भी आपको यही दिखाया गया है, ये बिफोर अल्फा ब्लॉकेड है और ये आफ्टर अल्फा ब्लॉकेड है। ठीक है, तो एपिनेफ्रीन जब दी, ये बेसलाइन था ब्लड प्रेशर। एपिनेफ्रीन जब दी उसने सिस्टोलिक भी इंक्रीज किया, डायस्टोलिक भी इंक्रीज किया। ठीक है, मीन प्रेशर इंक्रीज हुआ, मीन ब्लड प्रेशर। इसी तरह फिनाइलेफ्रीन जब दी जो अल्फा एगनिस्ट थी उससे भी इंक्रीज हुआ। नॉरएपिनेफ्रीन से भी यही इफेक्ट आएगा, लेकिन जब आपने अल्फा ब्लॉकर के बाद एपिनेफ्रीन दी है तो ब्लड प्रेशर कम हो गया है, जबकि फिनाइलेफ्रीन या नॉरएपिनेफ्रीन में डिप्रेस नहीं होता, सप्रेशन ऑफ द प्रेशर इफेक्ट आती है, यानी नॉर्मल बेस लाइन पर आ जाएगा। ठीक है, डिप्रेस नहीं होगा। सो दिस इज एपिनेफ्रीन। हर जगह आप देख लो यही दिखाया हुआ है, जैसे एपिनेफ्रीन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, नॉर एपिनेफ्रीन भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जब आप अल्फा ब्लॉकर के साथ दोगे तो ये डिक्रीज कर देगा, इसमें नॉर्मल हो जाएगा। तो आप सबको समझ आ गई एपिनेफ्रीन रिवर्सल। सो अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपने लिखना है कि व्हाई टेकिकार्डिया इज मोर विद नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स। ठीक है, तो अब क्लिनिकल यूजेस कर लेते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हमने देख लिया कि सीवीएस पे क्या आ रहा है, प्रोस्टेट पे क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, आईज पे क्या आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि क्लिनिकली हम इनको यूज कहाँ करते हैं। पहले नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स जो हैं फिनॉक्सीबेंजामीन और फेंटोलामीन, उनके यूजेस देख लेते हैं। इनके मेन यूज में आपने याद रखना है फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा जो है, फियोक्रोमोसाइटोमा इज ट्यूमर ऑफ एड्रीनल मेडुला। ठीक है, और वहाँ का ये ट्यूमर होता है तो एपिनेफ्रीन का रिलीज बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फिर पेशेंट को ब्लड प्रेशर, टेकिकार्डिया, स्वेटिंग, ये सारी की सारी चीज़ें हो रही होती हैं। सो ऑब्वियसली जैसे हर ट्यूमर का ट्रीटमेंट जो है सर्जिकली उसको रिमूव करना है, तो फिनॉक्सीबेंजामीन जो है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन प्री सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा टू प्रिवेंट द हाइपरटेंसिव क्राइसिस। कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इनऑपरेबल और मेटास्टेटिक फियोक्रोमोसाइटोमा। अगर कोई ऐसी कंडीशन है पेशेंट की कि आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते, तो क्रॉनिकली फिनॉक्सीबेंजामीन को यूज़ कर सकते हो उसके ट्रीटमेंट में। ठीक है, फिर आपको अगर याद हो हमने कहा था कि फिनॉक्सीबेंजामीन अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने के अलावा हिस्टामीन और सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करता है। क्योंकि सेरोटोनिन को ब्लॉक करता है इस वजह से कार्सिनोइड ट्यूमर में यूज कर सकते हैं, और हिस्टामीन को ब्लॉक करता है इसलिए मेस्टोसाइटोसिस में यूज कर सकते हैं। H1 को ब्लॉक कर रहा था ना, इसलिए मेस्टोसाइटोसिस में यूज करेंगे। और रेनॉल्ड्स फिनोमेना जो है उसमें भी यूज कर सकते हैं। रेनॉल्ड्स फिनोमेना में क्या हो रहा था, देयर इज एक्सेसिव रिवर्सिबल वेजोस्पैज्म इन द पेरिफेरल सर्कुलेशन। ठीक है, तो उसकी भी ट्रीटमेंट में दे सकते हैं क्योंकि ये वेजोडाइलेशन कर देगा, लेकिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर यूजुअली प्रिफर्ड बट दीज ड्रग्स कैन आल्सो बी गिवन। तो फिनॉक्सीबेंजामीन के आपको एग्जाम में आ सकते हैं यूजेस, क्योंकि फियोक्रोमोसाइटोमा के अलावा कार्सिनोइड ट्यूमर मेस्टोसाइटोसिस में भी यूज होता है, रेनॉल्ड्स फिनोमेना में यूज होता है। फिर फेंटोलामीन जैसे हमने बात की फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज होगा। इट इज ऑल्सो एन एंटीडोट टू ओवरडोज ऑफ अल्फा एगनिस्ट। अब जैसे अल्फा एगनिस्ट है नॉरएपिनेफ्रीन, अगर उसकी ओवरडोज होगी है तो टिश्यू इस्कीमिया, नेक्रोसिस हो सकता है, अगर लोकली लगाया था तो एज एंटीडोट यूज कर सकते हैं इसको। It is also used to treat hypertension caused by overdose of drugs of abuse like amphetamine या cocaine के overuse की वजह से जो hypertension हो रही है, या जो rebound hypertension हो रही है due to sudden cessation of clonidine therapy, उसमें फेंटोलामीन दे सकते हैं। लेकिन जो essential hypertension है उसमें हम usually ये non selective alpha blockers को use नहीं करते। ठीक है, रेनॉल्ड्स फिनोमेना में भी इसको देते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में, टू रिवर्स द लोकल एनेस्थीसिया इन सॉफ्ट टिश्यू साइट्स। So local anesthetics are often given with vasoconstrictors like norepinephrine or phenylephrine so that their action is prolonged. So local phentolamine permits reversal at the end of the procedure. ठीक है, तो इसके लिए यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अल्फा 1 सिलेक्टिव। तो जो अल्फा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर्स हैं दे आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। इनमें अब आप इसमें ये पॉइंट याद रखने वाला है कि डॉक्साइजोसिन, प्रेजोसिन, टेराजोसिन को अगर पेशेंट को सिर्फ हाइपरटेंशन है तो हम यूजुअली यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने पहले बात की थी कि टेमसिलोसिन और साइलोडोसिन जो हैं और एल्फ्यूजोसिन जो है वो ज़्यादा बीपीएच में यूज होते हैं, इनके अल्फा 1A सब टाइप को ज़्यादा ब्लॉक करता है। सो यूजेस क्या हो जाएंगे, हाइपरटेंशन, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया,
और रेनॉल्ड्स फिनोमेना में प्रेजोसिन भी यूज़ हो सकती है। तो अगर आपसे पूछें कि रेनॉल्ड्स फिनोमेना में कौन कौन से अल्फा ब्लॉकर्स यूज़ हो सकते हैं, तो प्रेजोसिन, फिनॉक्सीबेंजामीन और फेंटोलामीन। ठीक है, अक्सर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि अ पेशेंट इज़ हाइपरटेंसिव, तो उसमें कौन सा अल्फा ब्लॉकर देना है, तो वो डॉक्साइजोसिन, प्रेजोसिन या टेरेजोसिन देंगे। लेकिन अब इतनी ज़्यादा एंटी हाइपरटेंसिव्स आ चुकी हैं तो यूजुअली इनको एज अ सोल थेरेपी हम यूज़ नहीं करते हैं। और बीपीएच जो है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, अगर वो है पेशेंट को सिर्फ, तो उसमें टेम्सुलोसिन यूज़ करेंगे। अच्छा, तो अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन और बीपीएच दोनों है तो फिर डॉक्साइजोसिन, प्रेजोसिन या टेरेजोसिन विल बी अ बेटर चॉइस। ठीक है, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर लेगी और बीपीएच में वो यूरिनरी रिटेंशन को भी प्रिवेंट कर लेगी। Alpha 1 selective blockers are associated with an exaggerated orthostatic hypotensive response to the first dose that can result in syncope. Syncope क्या होती है? फेंटिंग। ठीक है, इतनी ज़्यादा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होती है कि बंदा फेंट कर जाता है। वी कॉल इट फर्स्ट डोज इफेक्ट। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज फर्स्ट डोज इफेक्ट या फर्स्ट डोज सिंकपी। तो जो अल्फा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर्स हैं उनसे इतनी ज़्यादा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होती है उनकी फर्स्ट डोज से कि उसकी वजह से पेशेंट कैन फेंट या उसको सिंकपी हो सकती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए वी यूजली यूज़ वेरी स्मॉल फर्स्ट डोज। जो उसकी यूजुअल डोजेज है उसका 1/3 या 1/4 जो हम उसको फर्स्ट डोज में देते हैं। एंड ऑल दीज ड्रग्स आर यूजली गिवन एट बेड टाइम टू द पेशेंट। और आपने पेशेंट को ये एडवर्स इफेक्ट एक्सप्लेन करना है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का, ताकि वो रात को अगर बेड से उठना भी है ध्यान से उठे, उसको पता हो कि ही कैन फॉल। Tamsulosin is a selective alpha 1A receptor antagonist. Alpha 1A receptors are present in trigone, sphincter of bladder and smooth muscles of prostate. It has improved efficacy and safety in treating BPH. ठीक है, योहिम्बीन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये भी इतनी ज़्यादा यूज़ अब नहीं होती, पहले इसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के लिए यूज़ किया गया था क्योंकि योहिम्बीन इज अल्फा 2 ब्लॉकर, तो ये नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज को ज़्यादा करेगी, इसीलिए ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में इसका यूज़ बन सकता था। नाउ क्वेश्चन टाइम। आपने लिखना है कि अगर एक पेशेंट है उसको हाइपरटेंशन भी है और बीपीएच भी है, उसको कौन सा अल्फा ब्लॉकर दोगे, एंड इफ द पेशेंट हैज ओनली बीपीएच तो उसको कौन सा अल्फा ब्लॉकर देना है। ठीक है, और साथ रीजन भी बताने। नॉट टॉक्सिसिटी, यूजेस हमने देख लिए। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स जो हैं फिनॉक्सीबेंजामीन, फेंटोलामीन, उनका मेन यूज हमने देखा फियोक्रोमोसाइटोमा था। फिनॉक्सीबेंजामीन को फियोक्रोमोसाइटोमा के अलावा कार्सिनोइड ट्यूमर और मेस्टोसाइटोसिस में भी यूज कर सकते हैं और रेनॉल्ड्स फिनोमेना में यूज होता है। फेंटोलामीन भी रेनॉल्ड्स फिनोमेना में भी यूज होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज हो रहा था। उसके अलावा इट वाज यूज्ड एज एन एंटीडोट टू अल्फा एगोनिस्ट। और जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस एम्फेटामीन, कोकेन की वजह से होती हैं या सडन विड्रॉल ऑफ क्लोनिडीन थेरेपी की वजह से जो होता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस, या आपने वो भी पढ़ा होगा कि टायरामीन रिच फूड्स अगर जो लोग खा रहे हो और वो मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स पर हो, उनमें भी हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए भी फेंटोलामीन यूज होती है। और अगर लोकल एनेस्थेटिक्स जो हैं उनके इफेक्ट को भी ओवरकम करने के लिए अगर उन्हें वेजोकंस्ट्रिक्टर्स के साथ दिया हुआ है। ठीक है, फिर जो अल्फा 1 सिलेक्टिव थी उनका मेन यूज वाज हाइपरटेंशन एंड बीपीएच, और रेनॉल्ड्स में यूज हो रहा था प्रेजोसिन। अब आ जाते हैं टॉक्सिसिटी पे। So most important toxicities of alpha blockers are just the simple extensions of their alpha blocking effects. ठीक है, अभी आपने यूजेस में भी देखा, अगर आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पता हो तो आप उससे यूज निकाल सकते हो। पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम कर रहा है तो हाइपरटेंशन में यूज होगा, और वो प्रोस्टेट के स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन करा रहा है तो वो बीपीएच में यूज होगा। ठीक है, इस तरह आप यूजेस उसमें से निकाले थे, इसी तरह टॉक्सिसिटी भी होगी। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया, और हमने पहले बात की है कि नॉन सिलेक्टिव एजेंट से रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया ज़्यादा होगा, टेकिकार्डिया ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें रिफ्लेक्स और डायरेक्ट टेकिकार्डिया भी होगा। नेजल स्टफीनेस, नेजल कंजेशन करता है। फटीग, डिजीनेस, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, ये फिनॉक्सीबेंजामीन से ज़्यादा होंगी बिकॉज इट क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर, सीएनएस में जाता है तो फटीग, डिजीनेस, हेडेक करेगा। इनहिबिशन ऑफ इजैक्यूलेशन हो सकती है, और क्यूटी प्रोलोंगेशन सिर्फ एल्फ्यूजोसिन करती है। ठीक है, तो ये आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि क्यूटी प्रोलोंगेशन कौन सी ड्रग कर रही है, सिर्फ एल्फ्यूजोसिन है। तो टॉक्सिसिटी में मेन आपने ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया, नेजल कंजेशन ये याद रखने हैं।
ठीक है, सो वी आर डन विद द लेक्चर। अब हम ज़रा समराइज कर लेते हैं कि हमने आज इसमें क्या क्या पढ़ा है। सो क्लिनिकल इंडिकेशंस क्या हैं? मेन फियोक्रोमोसाइटोमा, और फियोक्रोमोसाइटोमा में फिनॉक्सीबेंजामीन फेंटोलामीन यूज़ होती है, और अल्फा 1 सिलेक्टिव यूज़ होते हैं हाइपरटेंशन में और बीपीएच में। ठीक है, टॉक्सिसिटी इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। That's all for today. If you have any query, you can ask in your WhatsApp group or you can directly message me as well. Listen to the lecture carefully. Take care of yourselves. Have a good day. Allah Hafiz.